नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत में विविध किसान आंदोलन का वर्ष, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, आंदोलन के कारण, इन संबंधित विषयों के सभी पक्षों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक शोषण बढ़ते गए, उसी के क्रम में किसानों द्वारा क्रमिक रूप से अनेक आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ, आंदोलन का कारण क्या था, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आंदोलन का प्रचार प्रसार किस माध्यम से हुआ, उनकी मांगे क्या थी या उनकी मांगे मानी गई नहीं मानी गई। इन सभी पक्षों से, विषयों से प्रश्न बनते रहे हैं। तो हम उसी संदर्भ में पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे। कई आंदोलन हैं जो सिर्फ किसान आंदोलन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन, फिर नागरिक आंदोलन। देखिए, आंदोलनों को बांट के पढ़ाने का ये संदर्भ है कि विषय पढ़ाने में थोड़ा सा वीडियो छोटा होगा और समझ में आएगी चीज़ें। कि अगर हम एक ही साथ क्रम से किसान, आदिवासी, नागरिक आंदोलन साथ में मिला के चलते तो समझ में चीज़ें कम आती। तो अलग अलग रहेगा तो समझ में ठीक से बातें आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से बस इतना निवेदन है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मुझे भी उत्साह मिलता है। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए जो मैटर तैयार किया जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। जब आपको चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं, वो भी निःशुल्क, तो थोड़ा सा आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि आप उसको शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक। भारत में किसान आंदोलन ब्रिटिश आक्रामक आर्थिक नीतियों के परिणाम थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से 3 भू राजस्व नीतियाँ अपनाई, जिसकी वजह से वो किसानों का शोषण बढ़ा। ठीक। 80% तक भू राजस्व उनसे लिया जा रहा था। सोचिए, अगर 100 रुपये का उत्पादन कर रहे थे, 80 रुपये सरकार ले लेती थी, तो 20 रुपये उनका जीवनचर्या कैसे चलती। तो उन सब का परिणाम था। कहीं कहीं पूरे भारत में कहीं कहीं पे किसान आंदोलन हुए। औपनिवेशिक काल में किसानों को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था, तो उनको चाहिए था कच्चा माल, और वो भी वह माल चाहिए था जो उनके उद्योगों के लिए ज़रूरी हो। तो जब व्यवसायीकरण हुआ तो उत्पादन के तरीके भी परिवर्तित हुए। पारंपरिक कृषि जो भारत की थी वह बाधित हुई। विभिन्न भू राजस्व नीतियाँ, जिसमें भूमि को एक व्यापार योग्य वस्तु बना दिया। स्वाधीन नगदी फसलों के लिए वनों की कटाई किसान आंदोलनों के कारण बने। जमींदार और साहूकारों के खिलाफ सामाजिक अशांति और अंग्रेजों के खिलाफ नागरिक अशांति दोनों का परिणाम था। ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या थी? उच्च लगान दर थी इनकी। हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद कर दिए रहे थे, क्योंकि ये यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, ब्रिटेन से तैयार माल करके यहाँ पे लाते थे। तो जो यहाँ का हस्तशिल्प छोटे छोटे कारीगर थे, उनका उद्योग समाप्त होने लगा। तो वो भी बेचारे खेती में ही जुड़ने लगे, क्योंकि उनको भी कुछ काम करना था जीविका के लिए। जब जीविका के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि उनका जो उत्पादन करते थे वह कहीं बिकता ही नहीं था, तो मजबूरी में लोग खेती करने लगे। तो कृषि पे लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। नई भू राजस्व व्यवस्था, औपनिवेशिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था। शासन भी शोषण कर रहा था। अगर इनके प्रशासन के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ, साहूकार के खिलाफ न्याय एक वाद करते थे, तो यहाँ भी इनको कोई संरक्षण नहीं मिलता था, भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। क्रमशः देखेंगे कृषि में ठहराव का वर्ष आने लगता है। ठीक। किसानों में गरीबी बढ़ने लगी। औपनिवेशिक। ठीक। भूमि राजस्व बंदोबस्त, उसके प्रभाव से भूमि राजस्व संग्रह की नियमितता में सुधार लाने के लिए 3 भूमि राजस्व नीतियाँ, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, कल के वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक। किसानों की हालत दयनीय होती चली गई। यह साहूकारों के ऋणों से लेने पे विवश थे और ऋण की दर बहुत ऊंची होती थी।
कहीं कहीं तो मिलता है 200% ऋण का ब्याज लेते थे। मतलब वो कर्ज के जाल में एक बार फंस गए तो पूरा जीवन उनका कर्ज के जाल में ही निकल जाता था, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। किसान आंदोलन के चरण जो है मुख्यतः कुछ इतिहासकार 2 चरण मानते हैं, कुछ इसको 3 चरण में मानते हैं। ठीक, पहला चरण 1857 से 1931 तक, द्वितीय 22 से 46 तक, और कुछ तीसरे को जो स्वतंत्र भारत के बाद किसान आंदोलन हुए हैं उसको लेके तीसरा चरण मानते हैं। ब्रिटिश काल में 2 ही चरण में किसान आंदोलन हुए हैं। ठीक, 1857 से पहले तक किसान आंदोलन जो थे उसमें देखे कि कई स्वतः स्फूर्त थे, कहीं कोई नेता नहीं मिलता जल्दी, आपस में ही गुटबाजी करके मतलब समूह बना के किसानों ने आंदोलन किए। तो पहला आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह, बंगाल क्षेत्र में हुआ था। 1763 से 1800 के क्रम में क्रमशः यह आंदोलन चला। तो याद रखिए पहला विद्रोह था सन्यासी, जिसका क्षेत्र क्या था, बंगाल। सन्यासी विद्रोह का समय काल क्या था, प्रश्न में कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से चल के 1800 तक चलता है लगभग। ये बंगाल क्षेत्र में होता है। बंगाल क्षेत्र का मतलब आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब भी उसी बंगाल प्रांत में आते थे। मुख्य नेता थे मजनून शाह। ठीक, अन्य नेताओं में भी थे, कौन थे, भवानी पाठक, एक महिला थी देवी चौधरानी, चिराग अली और मूसा शाह। याद रखिएगा, इन चारों नामों को भूलिएगा नहीं, मजनून शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, चिराग अली और मूसा शाह। यही से कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका वर्ष पूछा गया है। आप प्रश्न देखेंगे तो ये सब पूछे जाते हैं। इसका कारण क्या था, अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम दोनों के पवित्र स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये ऐसे लोग थे जो तीर्थ स्थानों पर जाते आते रहते, तो जब कर लगा दिया, प्रतिबंध लगाया, तो इन्होंने मिलकर विद्रोह किया। 1770 में देखेंगे बंगाल में भयंकर अकाल आता है। सन्यासी और फकीर उनके साथ हो जाते हैं अकाल के समय किसानों के, और घूम घूम के मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक समूह तैयार करते हैं। अंग्रेजी कारखानों पर हमला करते हैं, सामान, नकदी, हथियार, गोला आदि पर कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चटर्जी या चट्टोपाध्याय एक ही है, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है इन्होंने। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास या पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो आनंद मठ में मिलता है। ये आनंद मठ किसकी रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी की। यह प्रश्न कई बार पूछा है यहाँ से। ठीक, यह वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम भिक्षुओं का एक संयुक्त विद्रोह था। वारेन हेस्टिंग ने सन्यासी विद्रोह को दबाने का भरसक प्रयास किया। दूसरा विद्रोह कौन सा है, करबेलिया भी मिलता है, करबलिया मिलता है, जो भी हो आप इसको यही समझिए, नारकेलबेलिया विद्रोह होता है। दूसरा विद्रोह है किसानों का, यह पश्चिम बंगाल में होता है। इसके मुख्य नेता मीर निथार अली या टीटू मीर थे। एक बार पूछा था ये प्रश्न, टीटू मीर न दे के मीर निथार अली लिख दिया था। इनका सही नाम था मीर निथार अली। टीटू मीर इनकी उपाधि जैसे प्रचलित नाम था, जैसे एक व्यक्ति के 2-3 नाम होते हैं, उसी तरह इनका टीटू मीर प्रचलित नाम था, लेकिन मुख्य नाम इनका यही था। जैसे महात्मा बुद्ध, बचपन का नाम गौतम, सिद्धार्थ। ठीक, तो इसका समय काल क्या था, 1782 से 1831। विद्रोह का कारण क्या था, मुस्लिम किराएदारों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, या जिन्होंने फरांजी और ब्रिटिश नील बागान मालिकों पर दृढ़ कर लगाया था। और एक चीज़ और मिलता है कहीं की किताबों पे कि कर की दर अधिक थी और दाढ़ी जो रखते थे
जो दाढ़ी रखते थे उन पर कर लगा दिया था। अजीब सा कर था ये कि दाढ़ी न रखिए, दाढ़ी रखने वालों से कर लिया जाएगा। ठीक, ये किताबों में मिलता है। कर की दर भी अधिक थी, साथ ही साथ दाढ़ी कर लगाए थे, तो उसी के विरोध में अब विद्रोह होता है, दाढ़ी कर के विरोध में। ठीक, उसके पश्चात तीसरा विद्रोह है पागलपंथी, 1825 से 1833। कई बार वर्ष मिलान करने के लिए 3-4 आंदोलन दे देगा, आपसे मिलान करने के देगा, तो आप ईयर याद रखिएगा, ईयर बहुत ज़रूरी होता है। पागलपंथी कौन थे? धार्मिक भिक्षु, धार्मिक रूप से धार्मिक विचारों को मानने वाले, निर्देशित एक किसान आंदोलन था। क्षेत्र इसका भी बंगाल था। करमशाह और टीपू शाह इसके मुख्य नेता थे। इसके पागलपंथी के करमशाह और टीपू शाह। देखिए, अभी बंगाल में किसानों का विद्रोह इसलिए आपको मिलेगा कि सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल क्षेत्र में ही नियंत्रण स्थापित किया और भरपूर शोषण शुरू किया था। लायू के बाद, इलाहाबाद की संधि के पश्चात जब इनको दीवानी वसूल करने का अधिकार मिलता है तो इन्होंने भरपूर शोषण किया। उसके पश्चात भले ही कोई गवर्नर जनरल आया हो, लेकिन किसानों के साथ कोई रहमदिली नहीं किए, हमेशा कर की दर ऊंची करते गए, जिसके विरोध में देखेंगे कई विद्रोह मिलते हैं बंगाल के क्षेत्र में। तो पागलपंथी के मुख्य क्या था? 1825 से 1833 धार्मिक भिक्षु के रूप में थे किसान। बंगाल क्षेत्र था। नेता करमशाह और टीपू शाह था। विद्रोह का कारण क्या था? पागलों, अर्थात जो ये धार्मिक मान्यता वाले थे, पागल नहीं थे, धार्मिक मान्यता वाले व्यक्ति समूह थे, उनको पागल ही बंगाली में कहा जाता था। उनके साथियों ने जमींदारों, कंपनी के नेताओं के खिलाफ किसानों को जागरूक करके जमींदारों के अत्याचार और अनुचित दावों से बचाने के लिए संघर्ष शुरू किए। टीपू शाह और उनके कुछ विद्रोही अनुयायियों को 1833 में पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार ने विरोध करने वाले किसानों से कई मांग ली, जिनमें किराए की दर में कमी की गई। आंदोलन कई उपसमूहों में विभाजित हो गया कालांतर में। ठीक, अब देखेंगे 1857 के बाद के विद्रोह। ठीक, तो सबसे पहले एक बार पूछा था कि 1857 की क्रांति के पश्चात सर्वप्रथम कौन सा विद्रोह होता है? तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के पश्चात बड़े स्तर पर सबसे पहले नील विद्रोह होता है। समयकाल 1859 से 60। एक बार पूछा था कि 1857 की क्रांति से पहले कौन सा सबसे बड़ा विद्रोह होता है? तो 1857 की क्रांति से पहले सबसे बड़ा संथाल विद्रोह होता है, आदिवासी। आगे पढ़ेंगे हम कल इसको। यह होता है 1856 में। 1857 की क्रांति से पहले संथाल होता है, 1857 की क्रांति के बाद नील विद्रोह होता है। इस बात को याद रखिएगा, दोनों पूछा है कि 1857 की क्रांति से पूर्व, तत्काल पूर्व कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल। और 1857 की क्रांति के तत्काल बाद कौन बड़े पैमाने विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह हुआ था, किसान आंदोलन था। ठीक, तो इंडिगो विद्रोह या नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच चलता है। इसका भी क्षेत्र बंगाल ही है। 1859 से 60 बंगाल क्षेत्र में विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति के पश्चात प्रथम कृषि विद्रोह था। ठीक, नादिया जिला है, वहाँ के दो बंधु थे, विश्वास बंधु जिसे कहा जाता है, विष्णु शरण विश्वास, चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। हमको किताबों में ज़्यादातर विष्णु विश्वास प्लस दिगंबर विश्वास ही मिलेगा। विष्णु चरण नहीं लिखता, लेकिन उनका पूरा नाम था विष्णु चरण विश्वास। ठीक, मालदा के रफ़ीक मंडल और पाबना के कादर मोल्ला, ये सब इसके विद्रोह के अन्य नेता थे। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में घटी, सितंबर 1859 में। अब याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के पास तत्काल पहले नील विद्रोह होता है। इसके नेता विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास थे। दो अन्य नेता रफ़ीक मंडल और कादर मुल्ला थे। नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में घटती है सितंबर 1859 में। कारण क्या था? यूरोपीय बागान मालिकों के लिए नील की खेती करने से ये इनकार कर रहे थे। ये चाहते थे
कि हम चावल की खेती करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बागान मालिक कहते थे नहीं, नील की खेती करना है, क्योंकि ये नील की डिमांड थी यूरोपीय कंपनियों में। कलर करने के लिए कपड़े को नील की बहुत डिमांड थी, जो किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के लिए मजबूर कर रहे थे। बंगाली बुद्धिजीवियों ने इस मुद्दे को भारतीय जनता के ध्यान में लाया। नील की खेती का मुख्य कारण ददनी प्रथा भी माना जाता था। ददनी प्रथा क्या था? ददनी प्रथा के तहत कोई कंपनी का मालिक, मतलब व्यापारी या वहाँ का जमींदार जो था, जमींदारी प्रथा लागू थी बंगाल में, तो करते क्या थे, मान लीजिए किसान के पास पैसा नहीं है, वह इन लोगों से अग्रिम धन लेता था, जाता था और कहता था कुछ हमको मदद करिए, तो मान लीजिए इनको 100 रुपये दे दिए। ददनी प्रथा के तहत अग्रिम धन देने की प्रथा थी। अब जब उपज होती थी, कुछ भी उपज करते थे तो उसको बेचना होता था, तो यही साहूकार या कंपनी के एजेंट या जमींदार किसानों से उसकी उपज वो खरीदते थे। अब उपज की मूल्य मान लीजिए 10 रुपये पर किलो थी, तो उसको 8 रुपये 7 रुपये में मजबूरी में खरीदते थे। और तब तक जब तक उपज होती थी तो ये 3-4 महीने का गैप भी रहता था। कोई भी फसल होती है 3-4 महीने, इन 3-4 महीनों में इनकी ब्याज दर भी बढ़ जाती थी 100 रुपये का। 100 रुपये बढ़ के मान लीजिए 150 रुपये हो गया। अब क्या हुआ कि एक तो कम दाम पे ख़रीद रहे हैं, दूसरे ब्याज भी बढ़ गया। तो इस 100 रुपये के चक्कर में किसानों की हालत दयनीय हो जाती थी। उनके पास क्योंकि पैसा नहीं होता था तो मजबूरी में लेते थे। तो ये आधुनिक तरह की बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी। अगर उनको ज़रूरत पड़ती थी तो साहूकारों और इन्हीं कंपनी के जो अधिकारी थे, इन्हीं से मजबूरी में पैसा लेते थे। तो ददनी प्रथा थी ये। नील उत्पादक जो एजेंट थे वह या जमींदार कहीं मिलता है, नील उत्पादक किसानों को मामूली अग्रिम रकम देकर उनसे एक शर्तनामा लिखवा लेते थे, जो बाज़ार भाव से बहुत कम हुआ करता था। ठीक, कि हम आपकी उपज को खरीदेंगे, लीजिए पैसा और उपज करिए, मतलब उत्पादन करिए। तो किसान को लगता था कि अरे उपज कुछ भी हो गया, हम इसी को बेच देंगे। लेकिन सच तो ये था कि वो बहुत घाटे में रहता था किसान। किसानों ने भाले, तलवार आदि लेकर नील कारखानों पर हमला किया, किराया मांगने वाले बागान मालिकों की पिटाई की। विशेष रूप से पावना जिले में नील बुआई का कड़ा विरोध किया। अंततः होता गया है कि नील विद्रोह की जो मांग थी किसानों की, नील विद्रोह के चक्कर में उसको मान लिया जाता है कि अब आप नील उत्पादन के लिए बाध्य नहीं है, स्वतः जो खेती करना चाहे कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि नील विद्रोह भारतीय विद्रोह की जो एक क्रम है उसमें पहला सफल आंदोलन था। नील विद्रोह की मांग मान ली जाती है, इसलिए इसे सफल आंदोलन माना जाता है। ठीक, किसानों का पहला सफल आंदोलन था जिसमें इनकी मांगें मान ली जाती है। हिंदू पैट्रियाट में इसकी चर्चा मिलती है। हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हैं। नील विद्रोह का खुला समर्थन करते हैं। नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना, सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है कि नील खेती के लिए किसानों को मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक, जो किसान नील की खेती करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। नील आयोग 69 में गठित किया जाता है, 1869 नील आयोग। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता या अध्यक्ष जो भी समझिए एक ही व्यक्ति थे, WS सिटोनकर। इनका नाम है WS सिटोनकर। ये कभी पूछ सकता है नील आयोग के मुखिया कौन थे। दीनबंधु मित्र ने 1860 में रचित नाटक नील दर्पण में भी इसकी बागान मालिकों के उत्पीड़न की खूब चर्चा की है। याद रखिए, हिंदू पैट्रियाट पत्र था हरीशचंद्र मुखर्जी का, जिसमें नील आंदोलन का समर्थन किए। दीनबंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण। दीनबंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण, उसमें किसानों की दशा का वर्णन है। साथ ही साथ पत्र हैं बंगाली, सोम प्रकाश, नील दर्पण एक पत्र और था, हिंदू पैट्रियाट। इन समाचार पत्रों में आंदोलन का समर्थन किया गया। ईसाई मिशनरी भी आंदोलन का समर्थन करती हैं, क्योंकि उनको लगा कि हाँ किसानों की मांग जायज़ है, उनका शोषण हो रहा है। आगे कम में दक्कन दंगे या दक्कन के विद्रोह या दक्कन के किसान, दक्कन के किसान आंदोलन के नाम से एक आंदोलन होता है। पूरे सतारा अहमदनगर, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आंदोलन होता है दक्कन के दंगे के नाम से 1875 में। इसका
वर्ष याद रखिएगा। 1875 में दक्कन का विद्रोह होता है किसानों का। 1875 में दक्कन का विद्रोह होता है पूरे सतारा अहमदनगर क्षेत्र में। नील विद्रोह में याद रखिएगा, अभी कथन में कभी दे दे तो भूलिएगा नहीं। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में नाटक है, उसमें चर्चा की गई। साथ ही साथ पत्र कौन कौन से हैं? बंगाली, सोम प्रकाश, नील दर्पण, हिंदू पैट्रियट। बंगाली के संपादक कौन थे आपको कमेंट बताना है। द बंगाली पत्र था, इसके संपादक कौन थे इसको आपको कमेंट में बताना है। यह दक्कन जो विद्रोह था सिरूर तालुका करदाह गांव से शुरू होता है। सिरूर तालुका करदाह गांव से शुरू होता है। दक्कन विद्रोह होता कहाँ है? सिरूर तालुका करदाह गांव से शुरुआत होती है। विद्रोह का कारण क्या था? दक्कन दंगों की जो रैयतवाड़ी। अब देखिए, बंगाल में जमींदारी व्यवस्था थी, अब महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक, कुनबी कृषक जाति की तुलना में वानियों ग्रामीण साहूकारों को प्राथमिकता दी गई। न्यायालय नए कानूनों में जातिगत भेदभाव शुरू हुए। ठीक, तात्पर्य किसानों ने साहूकारों को हस्तांतरित होने वाली ज़मीनों में वृद्धि हुई। क्या होता था? किसान साहूकारों से पैसा लेते थे ब्याज पे, पैसा नहीं देने पे साहूकार उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता था। ऐसे धीरे धीरे हुआ क्या कि साहूकारों के पास बहुत ज़मीनें आने लगी। किसानों के पास जो उनकी ज़मीन थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कि किसान ही ज़मीन का मालिक है, वो बेचारा किसान से ज़मीन से बेघर होने लगा, उसकी ज़मीन ही छिन जाती थी ब्याज के पैसे के चक्कर में। तो उन्होंने देखा कि यार हमारी ज़मीन चली जा रही है, साहूकार तो दिन ब दिन और अमीर होता जा रहा है। अब साहूकार की ज़मीन हो गई, साहूकार मनमानी तरीके से खेती करवाता था मजदूरी पे, तो इन्होंने मिल के विद्रोह कर दिया। ठीक, जो दक्कन के किसान थे रैयतवाड़ी व्यवस्था से, इन्होंने जो भी स्वामित्व दस्तावेज थे ज़मीन के, गिरवीनामा, ठीक, जैसे ज़मीन गिरवी रख के ब्याज पैसा लेते थे। ठीक, आज भी कहते हैं ना रेहन पे रखना ज़मीन, तो रेहन पे ही रख के पैसा लेते थे, और जब पैसा नहीं दे पाते थे साहूकार इनकी ज़मीन नियंत्रित कर लेता था। तो इन्होंने क्या किया, गिरवीनामा को ही छीन के जला दिया। ठीक, जो दस्तावेज थे किसानों के उसको जला दिया। यह एक साप्ताहिक बाजार में एकत्रित हुए किसानों ने साहूकारों पर हमला किया, ऋण अनुबंध बांडों को आदि को जला दिया, नष्ट कर दिया। अब ब्रिटिश प्रतिक्रिया किया, विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने साहूकारों से किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, देखिए बाद में एक बहुत कई बार पूछा गया है, किसान विद्रोह को दबाने के लिए साहूकारों पर नियंत्रण करने के लिए दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया जाता है 1879 में। ये बहुत ज़रूरी है। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम दक्कन विद्रोह के फलस्वरूप ही आता है। ठीक, 1873 से 77 के मध्य न्यायमूर्ति रानाडे, गोविंद महादेव रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने भी इसका समर्थन किया। किसका? इस आंदोलन का। भू राजस्व अधिनियम 1867 के विरुद्ध पूरे मुंबई में किसानों ने समर्थन किया आंदोलन का। फलस्वरूप दक्कन उपद्रव आयोग गठित किया गया। आयोग के सुझाव पर ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया और किसानों को महाजनों या साहूकारों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक, साहूकारों से संरक्षण या महाजनों से संरक्षण प्राप्त हुआ। अब देखें कि दूसरा विद्रोह, पाबना विद्रोह 1873 से 76 3 वर्ष चलता है। पाबना बंगाल यूसुफ शाही परगना में शुरुआत होता है। इसके मुख्य नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभूनाथ पाल, खोदी मुल्ला, ये 3 नेता मुख्य थे। पाबना विद्रोह 1873 से 76। वर्ष याद रखिएगा क्योंकि वर्ष मिलान करने के लिए आजकल पूछ रहा है पीसीएस में, खास करके या यूपी SSSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कठिन करने के लिए 4 आंदोलन दे देगा, वर्ष दे देगा और मिलान करने का पूछ लेता है, तो वर्ष जरूर याद रखिए। नेता पाबना बंगाल में होता है, यूसुफ शाही परगना प्रारंभ होता है। ईशान चंद्र राय, शंभूनाथ पाल, खोदी मुल्ला मुख्य नेतृत्व करता थे। विद्रोह का कारण था जमींदारों द्वारा लगान की दरों में कानूनी जो सीमा थी उससे अधिक बढ़ाना।
दूसरा 1859 अधिनियम ईस्वी के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों को ज़मीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों द्वारा वंचित किया जाना। किसानों ने अवैध रूप से संपत्ति जब्त करने, मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने, बल प्रयोग करने, बार बार बेदखली, उत्पीड़न आदि से पीड़ित होते हुए विरोध किया। किराया विरोधी संगठन बनाया। पाबना के यूसुफ शाही परगना के किसानों द्वारा संगठित कृषि लीग 1873, जिसने मुकदमेबाजी के खर्चों को कम करने के लिए धन जुटाया, जनसभाएं आयोजित की। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी? सरकार ने सशस्त्र हस्तक्षेप के बाद किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। जांच समिति नियुक्त की जाती है। ठीक। पाबना विद्रोह का भी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी करते हैं। ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पाबना विद्रोह की भी चर्चा करते हैं। रमेश चंद्र दत्त ने भी इसमें किसानों का साथ दिया। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन था। इसने आनंद मोहन बोस, द्वारिकानाथ गांगुली ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। किसान विद्रोह के मुख्य नेता इसके थे ईशान चंद्र राय, शंभुपाल, केशव चंद्र राय, खोजी मुल्ला। ठीक। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल था उसमें बंगाल का, उसने भी पाबना विद्रोह का समर्थन किया। अब आप लोग दुविधा में पड़ जाएंगे अगर पूछ लेगा कि इसमें किसने विद्रोह का समर्थन किया और 4 अंग्रेज़ों का नाम दे दे या 1 अंग्रेज़ का नाम दे दे, 3 हिंदुस्तानी नेताओं का नाम दे दे, और आपको पता होगा कि यार हिंदुस्तानी आंदोलन है तो हिंदुस्तानी नेता ही समर्थन करेगा, अंग्रेज़ क्यों करेंगे। जैसे नील आंदोलन में ईसाई मिशनरी भी साथ थी, तो वैसे इसमें याद रखिए कैंपबेल लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और लेकिन ये किसानों के हितों की बात करता है या इस आंदोलन का समर्थन करता है, विरोध नहीं करता। ठीक। उसका कारण था, कैंपबेल के समर्थन करने का कारण था कि पाबना विद्रोह ऐसा विद्रोह था जो जमींदारों के विरोध में तो था लेकिन सरकार के विरोध में नहीं था। सरकार का मतलब कंपनी के शासन, जो ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया 1857 के पास। तो इन नेताओं ने एक नारा दिया था पाबना विद्रोह में, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। रैयत मतलब किसान। ठीक। तो कैंपबेल जैसे उदार जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनको लगा कि यार ये कंपनी या क्राउन के शासन का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका समर्थन करना चाहिए। स्थानीय जमींदार जो शोषण करता है साहूकार, उनका विरोध कर रहे हैं। तो याद रखिएगा यह नारा किस आंदोलन में दिया गया, हम सिर्फ महारानी और महारानी के रैयत होना पसंद करते हैं। तो पाबना विद्रोह में महारानी का मतलब ब्रिटिश महारानी थी। ठीक। इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसकी सिफारिश 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, बंगाल टेनेंसी एक्ट। कई बार पूछा है 1885 बंगाल टेनेंसी एक्ट। ठीक। मुशर्रफ हुसैन नामक विद्वान ने जमींदार दर्पण नामक एक किताब लिखी है, तो पाबना विद्रोह पे ही संबंधित है। तो जमींदार दर्पण एक किताब है मुशर्रफ हुसैन की, जो इसी किताब मतलब आंदोलन से संबंधित है। याद रखिएगा, गलत मत करिएगा ये। अब आते हैं गांधीवादी चरम किसान। देखिए बीच में आंदोलन नहीं मिल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आंदोलन नहीं हुए। नागरिक और आदिवासी आंदोलन तो मिलेंगे, किसान आंदोलन थोड़ा सा बीच में नहीं होते। तो चंपारण आंदोलन आते हैं जो गांधी जी द्वारा संपन्न था। चंपारण बिहार जिला, चंपारण जिला बिहार में होता है। महात्मा गांधी मुख्य नेतृत्व करता थे। गांधी जी के साथ कौन थे? बिहार पीसीएस में कई बार पूछा है, आपसे भी पूछ सकता है पीसीएस में और SSSC में। JB कृपलानी थे, बाबू ब्रज किशोर दास थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। ये सब गांधी जी के साथ थे इस आंदोलन में। 19वीं शताब्दी में रासायनिक रंगों, जर्मन निर्मित नील की जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो यूरोप में भारतीय नील की कीमत कम होने लगी। कीमत कम से डिमांड कम होने लगी। लेकिन यूरोपीय जो बागान मालिक थे वो भारत में खेती बंद नहीं कर रहे थे, जबकि भारत के किसान जो थे नील की खेती के अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे।
कि हमको जो ये अनुबंध है नील की खेती करने का, इससे मुक्त कर दिया जाए। लेकिन जो ये बागान मालिक थे ये नहीं कर रहे थे। इसी के विरोध में होता है इसमें, इसे भी एक वो कहा जाता है 3 कठिया पद्धति। ये होता क्या था, मान लीजिए 3/20 आपके पास 20 बिस्वा ज़मीन है, तो 3 बिस्से पे ज़रूर नील की खेती करनी ही करनी थी। 3 कठिया का मतलब था 3/20 भाग पे नील की खेती करना ही करना था। इसी 3 कठिया पद्धति के विरोध में किसान आंदोलन करते हैं, ना हम जो चाहें वो उत्पादन कर सकते हैं, हम जरूरी थोड़ी है किसी अनुबंध से बंधे रहें। तो 1908 में पहली बार चंपारण में विद्रोह प्रारंभ होता है, परंतु आगे चल के 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लखनऊ अधिवेशन होता है वहाँ मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनके पीछा नहीं छोड़ते, बनारस अधिवेशन में पुनः मिलते हैं। 1 साल तक इनके पीछे पीछे कहते हैं कि घूमते रहे। तो गांधी जी अंततः सहमत हो गए चंपारण जाने के लिए, और उनके सहयोगी थे बृजकिशोर, CF एंड्रूज, अनुग्रह नारायण सिंह, ये बिहार के नेता, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, JB कृपलानी आदि सभी ने गाँवों का दौरा किया। इन नेताओं का नाम याद रखिएगा, कभी पूछ ले इनमें से कौन चंपारण आंदोलन में नहीं था, तो आप लोग दुविधा में पड़ जाएंगे। गांधी जी तो थे ही, बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ला ने। गांधी जी के साथ बृजकिशोर थे, CF एंड्रूज थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, राजकिशोर प्रसाद थे, HS पोलाक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे, JB कृपलानी थे। ये सभी चंपारण आंदोलन में गए। चंपारण क्षेत्र में सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया जिसमें गांधी जी को सम्मिलित किया। गांधी भी इसमें एक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। आयोग के सुझाव पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। बागान मालिकों द्वारा किसानों से वसूल की गई 25% अधिक धनराशि वापस करने की सहमति बनी। यह पहला ऐसा आंदोलन था गांधी जी का जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा पर आधारित था और सफल हुआ। इसी आंदोलन से गांधी जी की भारत में लोकप्रियता बढ़ने लगी। सरकार को अंततः झुकना पड़ा। यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। टैगोर ने, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन की सफलता पर ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब मिली? तो चंपारण विद्रोह के सफलता के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। एक व्यक्ति थे NG रंगा, इन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन सत्याग्रह का विरोध किया था। पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी है, कौन था जो चंपारण आंदोलन का गांधी जी की विचारधारा का विरोध किया था? तो थे NG रंगा। वो किसान आंदोलन के समर्थक थे। वो ऐसा नहीं है किसान आंदोलन के विरोधी थे, वो आंदोलन के समर्थक, पर गांधी की विचारधारा से समर्थक नहीं थे। तो चंपारण आंदोलन का विरोध इसीलिए करते हैं कि गांधीवादी विचारधारा को विरोध करते हैं। इसके पश्चात है खेड़ा सत्याग्रह। ये किसानों का ही आंदोलन था। 1918, ये फरवरी मार्च में होता है, लगभग फरवरी मार्च 1918 में होता है, गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में। नेतृत्व मुख्य थे गांधी जी, मोहनलाल पांड्या, पांडे नहीं थे, बंगाल में पांडे कम मिलते हैं, याद रखिएगा, पांड्या थे इनका नाम था। 22 मार्च 1918 को गांधी जी द्वारा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। अन्य सहयोगी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक। गुजरात सभा एक संगठन था, ये भी इसमें सम्मिलित हुए। विरोध का कारण क्या था? खेड़ा क्षेत्र में अकाल पड़ता है, प्लेग फैलता है, लेकिन सरकार किसानों से लगान किसानों की मांग थी कि लगान या तो कम कर दें या माफ़ कर दें, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल खराब होने के बावजूद भी इन्होंने राजस्व में कोई छूट नहीं दी। ठीक, किसानों की मांग पर सरकार ने कोई आश्वासन न मिलने पे गांधी जी ने गुजरात सभा की बैठक में सत्याग्रह लेने का आंदोलन किया। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का और लगान न देने का आंदोलन चलाया। सरकार की अवहेलना करने पर ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने क्या किया? मोहनलाल कामेश्वर पांड्या को, अन्य स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
अंततः होता क्या है कि इसमें इस आंदोलन में भी किसानों को सफलता मिलती है। सरकार ने कहा कि जो किसान सक्षम हैं लगान देने में, उनसे ही लगान लिया जाए, जो सक्षम नहीं है उनके जोर ज़बरदस्ती न की जाए लगान लेने के लिए। आगे फिर होता है एक एका आंदोलन 1921 अवध क्षेत्र में, आपके उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन होता है एका आंदोलन। ठीक, यह मुख्यतः हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में होता है एका आंदोलन। ठीक, इसके मुख्य नेतृत्व करता थे मदारी पासी और सहदेव। मदारी पासी और सहदेव एका आंदोलन अवध क्षेत्र 1921। उत्तर प्रदेश में हुए विद्रोह का नेतृत्व फिजी से लौटे अनुबंधित मजदूर बाबा रामचंद्र भी इसमें सहयोग करते हैं एक आंदोलन में। बाबा रामचंद्र तो फिजी गए थे मजदूरी करने, वहाँ की दुर्दशा देखे, वहाँ से लौट आए तो किसानों के साथ वो करने लगते हैं आंदोलन में सहयोग। विद्रोह का कारण क्या था? ये छोड़िए, बहुत लंबा कारण था। ये भी आंदोलन गांधीवादी विचार से होता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, सामाजिक बहिष्कार। एका आंदोलन का था, ये कई बार पूछा है। सफाई कर्मी, नाई, धोबी जो वर्ग थे, इन्होंने क्या किया, सरकार और बड़े जमींदार वर्गों का कहा कि ना, हम आपका कोई सेवा कार्य नहीं करेंगे। नाई धोबी बंद आंदोलन कहा जाता है इसे, नाई धोबी बंद आंदोलन। इन्होंने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जो शोषक वर्ग थे, शोषण कर रहे थे जो, उनके कोई सेवा करने नहीं। उन्होंने उनके नाई क्या किए, बाल काटना, दाढ़ी बनाना बंद कर दिए। धोबी के नेम कपड़ा नहीं धुलेंगे आपका। सफाई कर्मियों ने बहिष्कार किया, ना आपके यहाँ हम सेवा कार्य नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन किए, जनसभाएं की। ठीक, आंदोलन को उग्र होता देख तालुकदार जमींदार ने हिंसा के रूप से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने भी इससे खुद को दूर किया और यह किसान आंदोलन पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। अगला आंदोलन था मैपिल्ला या मोपला विद्रोह। मोपला अनेक नामों से मिलता है, लेकिन मोपला विद्रोह ज़्यादा मिलता है। 1921 मालाबार क्षेत्र, केरल के मालाबार क्षेत्र में आंदोलन होता है। ये कर्नाटक से केरल का बीच जो है वो मालाबार क्षेत्र माना जाता है। इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी साथ देते किसानों का। अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली आदि ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली। यह विद्रोह था क्या? विद्रोह में जो जमींदार वर्ग था वो उच्च वर्ग हिंदू थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। किराएदार जो मोपिला थे, ये किराएदार मजदूर थे मुस्लिम। मोपिला जो थे ये किराएदार मुस्लिम वर्ग थे, वो किराएदार मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करते थे। और ज़मीनें ज़्यादातर किसकी थी? जमींदारों की, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं, हमारा बहुत शोषण हो रहा है, और इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम करने का भरपूर प्रयास किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनका जो मजदूर वर्गीय किसान थे, उनकी मुख्य मांग थी कि शोषण न किया जाए। ठीक, सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी था, लेकिन बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया। ठीक, हिंदू मुस्लिम वर्ग में आंदोलन भड़कने लगा, क्योंकि उच्च जाति के ज़्यादातर हिंदू थे जिनके पास ज़मीन थे और कानूनी स्वामित्व उनके पास था। 1920 में मंजरी मालाबार जिला कांग्रेस कमेटी ने किराएदारों के मुद्दे पर समर्थन किया। कांग्रेस ने क्या किया था कि इन्होंने मजदूर वर्ग का समर्थन किया था, क्योंकि शोषण उन्हीं का हो रहा था। यह आंदोलन बहुत भीषण होता है। यह आंदोलन देखेंगे बहुत हिंसक होता है। इसमें 10,000 लोगों की मौत भी होती है, दोनों वर्गों से, हिंदू मुस्लिम से। कई हिंदुओं को जबरन इस्लाम अपनाना पड़ा वहाँ पे। मतलब अधिक संख्या में तो इस्लामी थे जो कृषक वर्ग थे, और जमींदार या उच्च वर्ग हिंदू कम थे। तो जब आंदोलन का विरोध प्रदर्शन सड़कों पे बहुत हुआ गांव-गांव में, तो कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया। जेल में बंद रेलगाड़ी मोपला कैदियों को ले जाती, दम घुटने से डिब्बा त्रासदी कहा जाता है। ट्रेन में कई लोगों की मौत हो जाती है।
ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या होती है कि कई महीनों तक यह आंदोलन चला। अधिकारियों ने इसे समाप्त करने के लिए मार्शल लॉ लागू किया। विद्रोह को दबाने के लिए मालाबार स्पेशल फोर्स या पुलिस नामक एक नई इकाई गठित की गई। ठीक, इसके पश्चात होता है बारदोली सत्याग्रह 1928। गुजरात, मुख्य नेता वल्लभ भाई पटेल। विद्रोह का कारण अकाल और बाढ़ की पृष्ठभूमि। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था गुजरात उस समय। होता गया कि इन बाढ़ अकाल के पश्चात भी सरकार ने 22% लगान में वृद्धि कर दी। इसी के विरोध में आंदोलन होता है कि जब किसानों की हालत दयनीय है तो लगान में वृद्धि क्यों। लगान न देने का आंदोलन चला किसानों ने। गुजरात किसान आंदोलन में किसानों के अलावा काली पराज, अश्वेत जन थे, ये भी नामक जनजाति थी, इन्होंने भी आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी इसी काली पराज को क्या कहते हैं, आगे चल के रानी पराज नाम दे देते हैं। ठीक, वनवासी यह मधुआ मजदूरी से परेशान थे। स्थानीय नेता थे मेहता बंधु कल्याण जी और कुंवर जी, दयाल जी देसाई, केशव जी गणेश। इन नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। गांधी जी ने काली पराज का नाम बदल के रानी पराज रख दिया। आंदोलन में एक और चीज़ याद रखिए, कई महिलाओं ने साथ दिया था। कस्तूरबा गांधी, मीठू बेन, भक्ति बेन पटेल, शारदा मेहता, इन महिलाओं ने भाग लिया। आपसे अगर पूछ ले कि बारदोली आंदोलन में कौन सी महिलाएं नहीं सम्मिलित थी तो याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी थी, मीठू बेन थी, भक्ति बेन पटेल थी, शारदा बेन थी, शारदा मेहता थी। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी भी समर्थन करते हैं। मेहता जी कल्याण जी, कुंवर जी मेहता, दयाल जी देसाई, गणेश जी, केशव जी गणेश। किसानों की मांग, या तो सरकार नए सिरे से मूल्यांकन करके एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त करे और पिछली राशि को पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार करे, मतलब जो पिछली राशि दी जाती थी उसी के आधार पे। इसी आंदोलन में आप याद रखिएगा सरदार पटेल को एक उपाधि मिलती है, क्या, सरदार की उपाधि जो मिलती है सरदार पटेल को इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि वहाँ के स्थानीय महिलाओं ने दिया। कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि गांधी जी ने दिया था सरदार की उपाधि। अगर ऑप्शन में महिलाएं न रहें तो गांधी जी लगाइए, अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं सबसे सटीक उत्तर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी महिलाओं ही लिखा है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में गांधी जी लिख के मिलता है। तो आप इसको दुविधा मत रहिएगा, अगर महिला ऑप्शन में रहेगा तो महिला ही लगाइएगा। अंततः ये भी आंदोलन होता क्या है, ये सरकार न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित करती है। वृद्धि को अनुचित बताया जाता है और लगान घटाकर 6.03% कर दिया जाता है, 22% को नहीं माना जाता। 17 अक्टूबर 1920 बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा का गठन करते हैं। याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र 17 अक्टूबर 1920। 1929 बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार किसान सभा सहजानंद सरस्वती ने गठित किया। 1928 आंध्र पार्टी किसान सभा एनजी रंगा, देखिए यही थे, चंपारण में विरोध करते हैं गांधी जी की विचारधारा का विरोध करते हैं, वैसे विरोधक नहीं थे। 1928 आंध्र पार्टी किसान सभा एनजी रंगा 1928। 1935 संयुक्त प्रांत में किसान संघ स्थापित होता है। 1929 फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी बनाई। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यह गठित होती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं एनजी रंगा, यही एनजी रंगा इसके सदस्य महासचिव होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के ने किराएदारों के अधिभोग अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू किया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था। आंध्र प्रदेश में एनजी रंगा ने किसानों को संगठित किया, किसान सभा का गठन किया।
और ये सब जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया गया। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, सहजानंद अध्यक्ष बनते हैं। जमींदारी प्रथा को उन्मूलन का वो करते हैं विरोध, मतलब जमींदारी प्रथा को समाप्त की जाए। तेभागा आंदोलन होता है 1946-47 में। आज़ादी से पहले एक आंदोलन होता है तेभागा, बंगाल में। नेतृत्वकर्ता बंगाल प्रांतीय कृषक सभा, कम्युनिस्ट नेता थे कंपाराम सिंह, भवन सिंह। भुवन सिंह भी मिलता है, भवन सिंह भी मिलता है। इनकी मांग थी बटाईदारों के आंदोलन ने भूमि की उपज के 2/3 हिस्से को अपने लिए और 1/3 जमींदारों के लिए मांग थी। पहले क्या था, तेभागा में होता क्या था, कुल उत्पादन का 100 रुपये को 3 भागों में बांट दिया जाता था। ठीक, 33% जो था। इनकी मांग थी कि 2/3 मतलब 2 हिस्सा किसानों को मिले, 1 हिस्सा सरकार को लगान दिया जाए। पहले 2 हिस्सा सरकार ले लेती थी। ठीक, इसी का था। फसल के 3 हिस्से। परिणाम होता है कि 40% बटाईदार किसानों को भूस्वामियों द्वारा स्वेच्छा से तेभागा अधिकार प्राप्त हो जाता है और अन्यायपूर्ण अवैध कर वसूली निरस्त कर कम कर दी जाती है। अंत में एक आंदोलन होता है तेलंगाना आंदोलन। पूछा है कई बार, तेलंगाना आंदोलन 2017 के PCS मेंस में यह आंदोलन ही क्वेश्चन आया था, इतिहास में मेंस में आया था तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन आप तेलंगाना राज्य के गठन वाला मत समझिएगा, ये किसान आंदोलन था। 1946 से 52 तक चलता है। मुख्य नेता थे कम्युनिस्ट नेता यहाँ के कमरैया, इनके नेतृत्व में आंदोलन होता है। जमींदारों के विरोध में आंदोलन होता है। ठीक, दमनकारी जमींदारों के खिलाफ आंदोलन होता है। यहाँ पे शासन किसका था, तेलंगाना क्षेत्र में। उसमें निजामों के संरक्षण में थे जमींदार। आर्थिक नीतियों से परेशान होकर किसानों ने आंदोलन किया था। फड़के विद्रोह एक होता है 1800, कुछ छोटे छोटे नेतृत्व हैं, देखेंगे। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में होता है फड़के विद्रोह 1879। ठीक, एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश किसान सभा, फरवरी 1918। मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ये 4 नेता थे। याद रखिएगा, 5वां नेता अगर आपसे पूछे कोई भी तो वह नहीं था, यही 4 मुख्य थे। उत्तर प्रदेश में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया और यही पूछता है कि कौन इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो 4 ही लोग थे, मोतीलाल थे, गौरी शंकर मिश्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे और मदन मोहन मालवीय थे। यही 4 नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा के मुख्य नेता थे। 1919 प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन होता है, सामाजिक बहिष्कार। इसमें झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह ने ग्राम पंचायत के नेतृत्व में किसानों की बैठकें आयोजित की। बिजौलिया आंदोलन राजस्थान में होता है, बिजौलिया। मेवाड़ क्षेत्र में 1913 में लगान न देने का आंदोलन चलाया जाता है। सीताराम दास, फतेहलाल चरण, ब्रह्मदेव आदि इसके कुछ नेता थे। साथ ही साथ राजबिहारी बोस भी समर्थन करते हैं, सचिन नाथ सान्याल करते हैं। भूप सिंह बहुत बार पूछे गए हैं। वास्तविक नाम था विजय सिंह पथिक, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता होते हैं बाद में चल के। शुरू में तो सीताराम, फतेहलाल और ब्रह्मदेव थे, बाद में रासबिहारी बोस, सचिन नाथ सान्याल, भूप सिंह। भूप सिंह या विजय सिंह पथिक एक ही नाम है, इन्हीं का नाम था विजय सिंह पथिक प्रचलित नाम, और इनका जो सामान्य नाम था घरेलू भूप सिंह था वास्तविक नाम। आगे चलकर मलिक लाल वर्मा, जमला लाल बजाज भी इस आंदोलन में सहयोग करते हैं। ठीक, तो विजय सिंह पथिक को याद रखिएगा, आंदोलन कई बार पूछा गया है। बर्खास्त कृषक आंदोलन चलता है 1938-47 में बिहार की जमींदारी प्रथा के विरोध में। इस तरह से हम लोगों का किसान आंदोलन समाप्त होता है। जो मुख्य किसान आंदोलन थे उसको पढ़ा गया। अगला आंदोलन आप लोगों को मिलेगा आदिवासी, फिर नागरिक विद्रोह, और उसके पश्चात पढ़ेंगे हम लोग 1857 की क्रांति। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमारा विश्वासवर्धन होता रहे। साथ ही साथ आप लोगों को करंट अफेयर की भी जानकारी दी जाएगी। यह सभी क्लासेज आपके PCS
लोअर पीसीएस, हाई कोर्ट आरओ और आने वाली जो ट्रिपल एससी से वैकेंसी हैं तमाम पेपर होने वाले उसमें, और आरओ की नई भर्ती जो आएगी या बीईओ की, उससे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।